Audio Jungle. So now students, today I am going to start UP TGT Science practice questions. देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, अक्सर पूछे भी जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी विलेयता जल में अधिक है। ठीक है, NH3 दिया है, PH3 दिया है, ASH3 दिया है, SbH3 है। तो ये 15 ग्रुप के हाइड्राइड हैं, ये सभी जो है 15 ग्रुप के हाइड्राइड दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसकी विलेयता जल में सबसे अधिक होगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का असंभव मेल है। ठीक है, पहले n और l चेक कीजिए, n बराबर 3 l बराबर 2 तो पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर n बराबर 3 है तो कभी भी l बराबर 3 नहीं होगा, तो इसलिए यही जो है इसका असंभव मेल है। ठीक है, दिस एडजस्टमेंट या दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, Na प्लस है, तो Na का होता है 11, तो एक कम हो गया। ठीक है, Mg का 12 होता है, तो इसमें 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए आपके, इसमें भी 10 हो गए। ऑक्सीजन का और 8 होता है, 2 माइनस है। Cl का इसका 18 हो जाएगा। तो कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, डी वाला हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है वो हमें देखना है, तो क्रोमियम में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम में क्या होता है, जो इसका लास्ट ऑर्बिटल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s1। तो डी में 5वें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड होते या अयुग्मित होते, अनपेयर्ड होते या अयुग्मित होते हैं। तो Cr जो है ये एक्सेप्शन में भी आता है, Cr और Cu 3d सीरीज में। Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। अब देखिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नियॉन का मतलब है 10 12 और 6 18 5 23 और 1 24। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है, अभी अभी आपको बताया। 5 का बी सही हो जाएगा। 6 में क्या, निम्न में सबसे छोटा धनायन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, इसमें 10 हैं, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी 10 हैं। ठीक है, और कैल्शियम सबसे छोटा धनायन कौन सा है। ठीक है, Al3+। तो इसमें एल्युमिनियम पे सबसे ज्यादा चार्ज है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो और बड़ा होगा। कैल्शियम का 20 होता है, तो इसके हिसाब से तो क्या हो गया, 18 हो गया। तो सबसे छोटा धनायन कौन सा है, तो सबसे छोटा धनायन ये हो जाएगा Al3+। ठीक है, एल्युमिनियम 3+। हाइड्रोजन परमाणु की nवें कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती, तो ये होती -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सीख लीजिए अगर नहीं पता। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अणुभार 30 है। देखिए नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अणुभार, अच्छा नाइट्रोजन लिखा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के एक अणु का मतलब हो गया कि ये हो गया NO। ठीक है, क्योंकि अगर हम O में 2 लगा देंगे तो O2 अकेला 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, तो NO होगा। तो अगर ऑक्सीजन का 16 है तो बचा अब क्या, अब बचा आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, तो इसका ऑक्साइड जो होगा वो NO होगा। क्या हो जाएगा, NO होगा। अब N में क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का कुल इलेक्ट्रॉन है, तो अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 7 15, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 7 + 8 कितना आ गया, 15 आ गया। अणु MX3 किस प्रकार का अणु है, जो अणु MX3 है ये किस प्रकार का अणु है, ये चीज हमें बताना है। तो देखिए समतली होता है, क्या होता है, समतली अणु होते हैं। ठीक है, MX3 प्रकार के जो अणु होते हैं ये समतली अणु होते हैं, है ना। ट्राइगनल प्लानर, ठीक है, या प्लानर बोल देते हैं, ट्राइगनल प्लेनर, ये त्रिकोणी समतली होते हैं।
F2Cl2Br तो I2 प्रबलतम ऑक्सीकारक है। देखिए इनकी प्रवृत्ति जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, तुरंत इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, ठीक है। और फ्लोरीन सबसे पहले आता है, इसलिए फ्लोरीन जो है प्रबलतम ऑक्सीकारक है। और फ्लोरीन का अगर देखा जाए तो अपचयन विभव, ठीक है, E0 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन के जो E0 की वैल्यू होती है ये होती है प्लस में 2.87 होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। 11 में गया संकर यौगिक, तो देखिए यहाँ पे ये 6 ग्रीन से ये 6 लगा, FeCN का 6 4 माइनस, FeCN का 6 3 माइनस, FeCl का 4 उसके ऊपर माइनस में समन्वयन संख्या। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर सेंट्रल मेटल से, ठीक है, मोनोडिनेट लिगेंड, ठीक है, मोनोडिनेट लिगेंड या एक दंतुर, कौन सी, एक दंतुर लिगेंड अगर जुड़े हों, जितने जुड़े होते हैं वो उसकी समन्वय संख्या होती है, स्वयं संख्या। तो देखिए यहाँ पे CN से 6 जुड़े तो इसकी 6 हो जाएगी, इसमें 6 हैं, ये 6 हैं तो ये 6 हो गई, इसमें 4 हैं तो ये 4 हो गई, तो 664 इसका जो आंसर होगा। आयन रंगहीन होगा, ठीक है। कौन सा आयन रंगहीन होगा, रंगहीन का मतलब, तो देखिए रंगहीन तब होता है या तो D में 0 हो या D में 10 हो, ठीक है। 3D सीरीज में, क्योंकि ये जो एलिमेंट दिए हैं 3D सीरीज के हैं, तो या तो इनका D जो है पूरी तरह खाली हो या D पूरी तरीके से भरा हो, ठीक है। तो ये चीज हमें देखना है। तो देखिए अगर हम स्कैंडियम का लिखते, स्कैंडियम का कितना होता, 3D1 और 4s², ठीक है। तो अब अगर स्कैंडियम 3+ का आप लिखोगे तो उसमें से 3 निकल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3+ का मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो 3D0 आ गया, 3D0 मिल गया, तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही आयन रंगहीन होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ऋणायन SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या, तो इनमें सब में हमें S की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखिए SO3 2 माइनस में निकालेंगे तो सल्फर की X मान ली, ऑक्सीजन की होती -2 इंटू 3, क्योंकि O के कितने हैं, O के 3 एलिमेंट है, बराबर जितना चार्ज होता है वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आ गई, X की वैल्यू अगर निकालोगे तो इसमें 4 आ गई, ठीक है। यहाँ पे X की वैल्यू 4 आ गई। अब इसमें निकालेंगे H2O7 में, तो क्या हो जाएगा 2X H2O4, ठीक है। और इधर हो जाएगा -8, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे X की वैल्यू 3 आ गई, तो इसमें 4 आई, इसमें 3 आई, इसमें निकाल देंगे ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 2X और 6 दूनी 12 माइनस की होती, और ये -2 हो गया, तो 12 इधर चले गए तो 10 हो गया। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो पहले सबसे कम किसकी है, देखिए किस ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे कम हमारी आई थी H2O4 वाले की, ठीक है। फिर उससे ज्यादा किसकी आई, 4 आई थी SO3 की, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल करके उसको देख लेंगे। H2O2 ऑक्सीकरण के फलस्वरूप देगा, देखिए H2O2 की रिएक्शन ये होती है, H2O2 का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन प्लस 2H प्लस 2E माइनस ये होता है, ठीक है। तो इनमें से क्या देगा, O2 देता है, ठीक है। तो ये O2 हो जाएगा। Na2S4O6 में X की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसकी निकालेंगे, तो जैसे हमने पीछे निकाल के बताई वैसे ही आप निकालोगे तो इसकी 2.5 आ जाएगी, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये बताना है कि इसमें कौन अपचायक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, सल्फर का निकाला, या इसमें -2, इसमें सल्फर का निकाला 4, इसमें निकाला 0। तो ये देखिए सल्फर की H2S
H2S और इसको हम कंपेयर करें, ठीक है, तो देखिए -2 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो रहा है, तो -2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो इसलिए H2S का ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक कहलाता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो H2S यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है या अपचायक। अपचायक को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जो H2S हमारा है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए अभिक्रिया की स्वतः, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17, ठीक है। अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तित होने की कसौटी होती है। देखिए ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस 10 टू डेल्टा एस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अभिक्रिया, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः परिवर्तित का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी जो है वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा जी जो है, और डेल्टा जी लेस देन 0 तब होगा जब डेल्टा एच निगेटिव होगा। देखिए टी पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, टी का मतलब एक लिमिट तक टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये है। तो इसलिए डेल्टा जी लेस देन 0 अगर याद है रखिए, तो अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी, और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं होगी, और अगर डेल्टा जी बराबर 0 है तो अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी, ठीक है। निम्न अभिक्रियाओं में से अपचयन उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए उपचयन अपचयन के लिए सबसे सरल अभिक्रिया हमें यही दिख रही थी कि यहाँ पे Sn क्या होगा, Sn की ऑक्सीडेशन नंबर 2+ होगी, यहाँ पर 4+ होगी, ठीक है, और यहाँ पर HgCl2 में अगर देखें तो यहाँ पे +2 होगी, और यहाँ पर क्या होगी, +1 होगी, ठीक है, ये है। तो देखिए ये 2 से ये +4 हो रही, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो इसलिए ये जो है उपचयन अपचयन दोनों इसी में होंगे, इसी रिएक्शन में होंगे और किसी में नहीं होंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, अगर SnCl2 ये वाली आती है तो इसमें ऑक्सीडेशन अपचयन होगा। कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है। तो देखिए जो आर्टिफिशियल रेशम हम बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं सेलुलोज से बनता है हमारा ये, ठीक है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायु काल 7 दिन है, ठीक है, 1 ग्राम नमूने का अर्धायु काल होगा। तो देखिए अर्धायु जो है उसका एक अभिलाक्षणिक गुण है, ठीक है, अर्धायु काल, तो पदार्थ की मात्रा बदलने पर अर्धायु काल या हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायु काल को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड होता है अर्धायु काल, ठीक है। तो अर्धायु काल उतना ही रहेगा, पदार्थ की मात्रा की बदलने पर अर्धायु काल नहीं बदलता है, यानी अगर मास ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो जाता है तो हाफ लाइफ पीरियड चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि NXM, इसमें से एक अल्फा कण निकल गया, तो जब एक अल्फा कण निकल गया, ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है इसमें 2 की कमी आ जाएगी, और इसका जो मास है इसमें 4 की कमी आ जाएगी, ठीक है, और 2 बीटा कण निकलेंगे। अब अगर इसमें से 2 बीटा कण निकलेंगे, 2 बीटा पार्टिकल निकलेंगे, तो देखिए एटॉमिक नंबर में 2 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगर 2 बीटा कण निकलते हैं तो 2 की वृद्धि हो जाती, तो ये हो जाएगा NX, और उसका जो एटॉमिक मास है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो NXM-4 ये आ जाएगा। तो ये हमारा 21 सही हो जाएगा। 22 में क्या है, निम्न नाभिकीय समीकरण में दूसरा उत्पाद बना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 92 है और ये 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 238 और 1 है। तो हमें केवल यहाँ पर ऐसा सब्सटेंस लिखना है जिससे यहाँ
लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, 92 हो जाए, तो उसके लिए होता -1 बीटा 0 या -1 E0, तो ये बीटा पार्टिकल होता है, ठीक है, -1, तो ये बीटा पार्टिकल होता है। नाभिकीय रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए किन क्षणों का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए कैडमियम की क्षणों का हम यूज करते हैं। जब विलयन में विलेय का मोल प्रवाह 0.2 है तो वाष्प दाब में कमी 10 mmHg, यदि वाष्प दाब में कमी 20 mmHg हो तो विलेय का मोल प्रवाह होगा। तो देखिए ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान है, लोबरिंग वेपर प्रेशर ऑफ लोबरिंग, ठीक है, ये n/n+n यानी xn, ये विलेय का मोल प्रवाह है। P0 - PS वाष्प दाब का अनुमान है, ठीक है, P0 विलायक का वाष्प दाब है और ये विलेय का मोल प्रवाह है, ठीक है। तो देखिए P0 - PS इसकी वैल्यू पहले दी गई है कितनी, 10 दी गई है, तो ये हो जाएगा 10/P0 या P0, ये हो गया बराबर 0.2, ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या है कि P0 की वैल्यू मिल जाएगी, तो P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। 10/0.2 को सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगी, ठीक है, P0 की वैल्यू हमारी 50 आ जाएगी। चलिए अब इसके बाद फिर यही फॉर्मूला फिर लगा देंगे हम, ठीक है, क्योंकि अब देखिए हमें P0 - PS, ठीक है, और P हमें पता चल गया कितना निकला, P0 50, ठीक है, बराबर। अब देखिए कह रहा वाष्प दाब में कमी 20 mmHg हो तो विलेय का मोल प्रवाह होगा, तो विलेय का मोल प्रवाह हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा P0 - PN हमें बाद में दिया है, देखो कितना 20 mmHg, तो बस ये हो जाएगा कि 20/50 बराबर xn, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 0.4 आ जाएगा, कितना आएगा 0.4 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कह रहे CaC2O4 का 1 लीटर संतृप्त विलयन बनाने के लिए इसके कितने ग्राम भार को आसुत जल में घोला जाए, ठीक है, इस कितने ग्राम भार को आसुत जल में, तो ये हमें बताना है कि कितने ग्राम भार को। CaC2O4 का विलेयता गुणनफल इतना, इसकी अणु संहति यानी इसका अणुभार दिया है 128, क्योंकि यहाँ पूछा गया कितने ग्राम भार को आसुत जल में घोला जाए, यानी 1 लीटर में कितना घोला जाए। तो देखिए CaC2O4 द्विअंगी विद्युतक घट है, तो इसकी विलेयता जो है वो अंडररूट विलेयता गुणनफल के बराबर होगी, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो KSP की वैल्यू जो है देखिए इतनी दी थी, इसको इतना लिख सकते, इतना लिख लोगे तो आसानी से उसका रूट आ जाएगा, ये होगी, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻5, ठीक है, ये आ गया इतने मोल पर लीटर। अब इसका जो है 1 मोल बराबर उसका मास तो 128 है, तो 5 × 128, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर, तो 1 लीटर में कितना घोला है वो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 5 × 40, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4, 5 × 5 और 1 6, और 10⁻⁻5 है तो 5 डिजिट के बाद 0 आ जाएगा, 5 × 10⁻, ठीक है, 25 2.5 10⁻⁻10, ठीक है, एक 0 और आना चाहिए था, 640 तो यही हो गए, 5 × 10⁻⁻10, ठीक है, चलिए वो लिखना भूल गए होंगे, यही आएगा 640 हो गया, 10⁻⁻5 है, तो उसके हिसाब से देखा है कि जो 3 4 नहीं सही तो है, वो आगे वाला 0 हटा दिए, 0.0064 ये आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। एक साधारण अभिक्रिया ए से बी के लिए अग्र दिशा में सक्रिय ऊर्जा का मान EA है तो पश्च दिशा में सक्रिय ऊर्जा का मान होगा। तो देखिए
अब संकीर्ण ऊर्जा का मान निकालने के लिए अगर कोई अभिक्रिया दी गई है तो वो अभिक्रिया की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि अभिक्रिया जो है कैसी है, ऊष्माक्षेपी है यानी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो इसलिए ये का मान कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा शोषी है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए कम ज्यादा हो सकता है। अब देखिए, अगर इसमें कुछ नंबर गलत हो, 26 के बाद 28 29 ऐसा आ जाए तो उसमें मत मानिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, लोलक यानी टाइम पीरियड, पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है वो क्या किसके ऊपर निर्भर करती है, तो वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। टी बराबर 2π√L/g। ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान कहीं नहीं आता, ना टेम्परेचर आता है, L/g होता है, लंबाई पर निर्भर करता है किसी पिंड व वस्तु का भार। तो देखिए, किसी पिंड या कोई भी वस्तु, उसका भार जो है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी कुछ चपटी हो जाती है, इसलिए हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय पर गिरेंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ गिरेंगी। ठीक है, ठीक है, तो दोनों एक साथ गिरेंगी, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से, कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, वो सब एक साथ पहुंचेंगे। उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, ठीक है, तो देखिए ऊपर से गिराई जाएगी तो उसके भार में कोई कमी नहीं आती, उसका भार जो है अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है, ऊपर से गिराई जाती है तो 5 किलो की है तो 5 ही किलो की रहेगी, क्योंकि जी जो है एक समान काम करेगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। ये क्या होता है, 2% बढ़ जाता है, इसको रट लीजिएगा, हम लगा के बताए दे रहे। देखिए, जी बराबर क्या होता है, GME अपॉन पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, ये हो गया। ठीक है, जी बराबर GME अपॉन RE²। ठीक है, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, और जी भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया 1 अपॉन काय के ऊपर डिपेंड करेगा, RE के स्क्वायर के ऊपर। अब देखिए, उसने ये कहा है कि उसकी त्रिज्या अगर जितनी पहले थी, ठीक है, उससे अगर 1% कम हो जाए, यानी 1/100, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे, इतनी हो जाएगी। ठीक है, या 99/100 भी लिख सकते, लेकिन वहां पे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अब जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, ठीक है, और पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। अब देखिए, इसमें ये चीज जो है, क्योंकि जी डैश क्या हो गया, 1 अपॉन RE का स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन RE का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो ये RE के स्क्वायर से RE का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा कि जी डैश अपॉन जी बराबर, ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे केवल आपको इतना मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि RE का मान अगर बहुत कम होता है, अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए, तो जब ऊपर ले जाओगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 100 का की पावर -2 हो जाएगा। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दोगे तो 1 प्लस 2 अपॉन 100 ये आ गया, तो ये हो जाएगा 1.02, कितना आ गया, 1.02 आ गया, जी डैश अपॉन जी बराबर। ठीक है, तो अब देखिए जी डैश माइनस जी, क्योंकि ये कह रहा है कि पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा, इतनी कम हो जाए, तो इसमें क्या चेंजेज आ जाएगा, देखिए, तो
अब क्या होगा कि 1.02 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, इनटू 100%, ठीक है। तो ये आएगा 0.02 इंटू 100, इतने परसेंट, तो कितना आ गया, 2% आ गया, कितने आ गया, 2% क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लगाना था। देखिए 34 में क्या है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जन, देखिए ये द्रव्यमान है, वो पूछ भी द्रव्यमान रहा है, तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, चाहे कहीं भी ले जाओ आप पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसका 100 kg ही द्रव्यमान उसका रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से, देखिए नंबर पे मत जाइएगा कि 28 30 के बाद 36 आ गया, उससे कोई लेना देना नहीं, आप तो क्वेश्चन देखो बस। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ये अपने ब्रह्मगुप्त जी थे जिन्होंने बताया था। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिर जाती, क्योंकि उसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये उसका ऑप्शन डी सही है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक समान त्वरण के साथ, है ना, यानी एक्सीलरेशन चेंज नहीं होता, गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग होगा। तो देखिए 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब चूंकि त्वरण चेंज नहीं हो रहा तो दूसरे में भी इतना ही प्लस कर दीजिए और तीसरे में, यानी क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में कर रहा है, ऐसे चलिए ये परिक्रमण कर रहा है ना। इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु, मान लीजिए भूमध्य रेखा पर ये बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर ये बिंदु है उसको, ठीक है। प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखाई देता है, तो 8 घंटे में यहाँ से यहाँ गया, ये दिखाई दिया, फिर इसके बाद इतनी चक्कर लगाएगा तो 8 घंटे इधर लगे, 8 घंटे इधर लगे, तो 16 घंटे में क्या, ठीक है। तो उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नीला थोता क्या होता है, देखिए कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोता बोलते हैं, ठीक है। अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो कॉपर सल्फेट सभी को पता है, उसी को बाजार में जाओगे बोलो नीला थोथा दे दो तो ये कॉपर सल्फेट दे देते हैं, ठीक है। अब ये भी जो भी क्वेश्चन नंबर हो वो अपने हिसाब से। अल्फा कण के दो धन आवेशित होते हैं, ठीक है, यानी अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होगा। तो देखिए अल्फा कण जो क्या होता है, ये हीलियम परमाणु का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर दे काय से, 2He4, ठीक है। तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता मापक के रूप में प्रयुक्त होती, तो ये डीजल के लिए यूज होती है, इसका हम डीजल के लिए यूज करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, C10 संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, तो फोटोन जो है वो परमाणु का भाग नहीं होते, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते, प्रोटॉन भी होते और न्यूट्रॉन भी होते, लेकिन फोटोन नहीं होते। परमाणु नाभिक की अवयव है, तो देखिए परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। फिर अगला क्या है, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है तो प्लीज आप लोग समझ जाइएगा। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, स्टूडेंट बहुत मेहनत लगती है पहले उसका जो है टेस्ट करने में और सब ये करने में, फिर बनाने में, फिर देखने में, ठीक है, और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 100% लगभग होनी चाहिए। तो परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, देखिए रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक से संबंधित खोज उसी ने की थी, तो इसलिए आंसर भी जो है रदरफोर्ड ही होगा। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध, देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है उसकी अभिविन्यास को बताती है, ओरिएंटेशन, अभिविन्यास को हम बोलते हैं
ओरिएंटेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए ओजोन का भी हम यूज करते हैं, ठीक है, क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी और क्लोरोमीन का भी, तो इनमें से सभी आ जाएंगे। एक क्वेश्चन ये है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना वो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो देखिए, हमें द्रव्यमान संख्या का जो मतलब होता है, द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो इसलिए 4 हो जाएगी। ठीक है, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो देखिए, परमाणु में कक्षकों के भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है वो अफबाऊ ने बताया था, 1s 2s ऐसे करके। ठीक है, वो वाला है। किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? देखिए, परमाणु भार को AMU से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो देखिए, किसी भी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए यह मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी का नियम था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, या एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक का मतलब यहाँ किससे है? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इसका आंसर है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्ता होती है, तो देखिए, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली होती है, एक होता है अस और एक होता है इक। ठीक है, तो अस की फेरस में 2 होती है और इक में 3 होती है, यानी इक की जो बैलेंसी होती है वो हमेशा अस से अधिक होती है। इक, जिसके लास्ट में इक आ जाए, फेरिक। ठीक है, तो ये हो गई, तो इसकी कितनी? 3 हो जाएगी। फिर कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कण है और पॉजिट्रॉन एंटी कण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? तो इनमें से कोई भी जो है वो विभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? कोई नहीं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या होता? भौतिक परिवर्तन होता है। कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोपी देखिए क्या होती है? एंट्रोपी होती है जो उसमें इरेगुलरिटी होती है, अनियमितता की माप होती है। किसी भी चीज की अनियमितता की माप होती है, किसी भी चीज की अनियमितता की माप होती है। इरेगुलरिटी का मेजरमेंट, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर भी कहते हैं अनियमितता की माप, या इरेगुलरिटी का मेजरमेंट या डिसऑर्डर का। ठीक है, तो कपूर को वाष्पीकृत करने पर, जब वाष्पीकृत करते हैं तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिसऑर्डर होता है, अनियमितता होती, इसलिए वो गायब हो जाता है। इसी तरीके बर्फ पिघलती है तो बर्फ का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो इसलिए इसकी भी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। अब क्रिया की स्वतः प्रवर्तित होने की कसौटी है। ठीक है, तो ये पीछे भी हमने लगाया था, फिर से देख लीजिए एक बार। इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन है। ठीक है, तो देखिए, सब सम इलेक्ट्रॉनिक है तो सबसे छोटा आयन Si4+ होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा प्लस चार्ज है। आयन जिसका प्रथम आयनन विभव निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है, तो इसमें Ca पे 2 चार्ज हैं, Ca2+। ठीक है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, वैसे भी कितना होता है इसका? 2 8 8 2। तो देखिए, ये कोर्स इसका कंप्लीट है, इसके पहले का भी कंप्लीट है। ठीक है, ये सेल इसका कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। इसमें से 2 निकल गए, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। ठीक है, अन्य की अपेक्षा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, तो इसलिए सबसे अधिक Ca2+ का होगा। निम्नलिखित में से ऋणायनों की त्रिज्या का सही क्रम है। तो देखिए, ऋणायन की त्रिज्या में यहाँ पे हमें समझना ये है कि ये दोनों अगर देखा जाए
देखिए ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है, H2 माइनस और Cl माइनस और O2 माइनस और F माइनस, ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में चार्ज सबसे ज्यादा इस पे है, 2 माइनस का चार्ज है, तो इसलिए इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर Cl माइनस की। और इन दोनों में से O के ऊपर 2 माइनस है, तो इसलिए इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहे निम्न में किसका आकार सबसे बड़ा है। तो देखिए जब समूह में हम नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, बे, मग, के, सर, बा और रा, तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ये सेकंड एस के हैं, 2s के हैं। निम्न में से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है। तो देखिए आयनन ऊर्जा में जो नाइट्रोजन होता है इसका क्या होता है, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर और 2p3, तो 2 2 4 3 7। तो इसका p जो है, p ऑर्बिटल जो है आधा भरा है, तो जब p ऑर्बिटल इसका स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम क्या है, देखिए। तो प्रथम आयनन ऊर्जा में अगर हम देखा जाए तो देखिए अगर हम इनको आवर्त में लिखें तो पहले Be आएगा, फिर बोरान आएगा, ठीक है, Li आएगा और कार्बन आएगा, ठीक है। तो आवर्त में क्या होता है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा कार्बन की होगी, लेकिन ये दोनों अपवाद में आ जाते हैं, क्योंकि Be का, ठीक है, Be का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s स्क्वायर और 2s स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका 4 होता है, तो ये भरा रहता है, ठीक है। अब बाहर वाला कक्षक पूरी तरीके से भरा है, तो इसलिए Be का बी बोरॉन से ज्यादा होगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी श्यानता अधिकतम होगी, तो देखिए ये ग्लिसरॉल है, इसलिए इसकी श्यानता अधिकतम होती है। किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार में श्यानता जो है, ग्लिसरॉल गाढ़ा होता है, ग्लिसरीन कह लीजिए ग्लिसरॉल, किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। देखिए आंतरिक ऊर्जा ताप के ऊपर निर्भर करती है, जब ये समतापी है तो आंतरिक ऊर्जा क्या है, स्थिर रहेगी, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहेगी। तो इसी तरीके से इतने क्वेश्चन आपको करने थे। ओके।